Good morning to all of you, my dear student. Welcome to our channel Pragya High School. Today I am going to discuss about the first chapter of social science of class 8th. It is संविधान। संविधान क्या है? हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। यह कई वर्षों के संघर्ष, आंदोलनों और राष्ट्रीय चिंतन का परिणाम है। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही भारत के राजनीतिक स्वरूप के बारे में काफी विचार किया था। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेज के बनाए गए कानून से हर नागरिक त्रस्त था। अतः स्वतंत्र भारत के कानून से हर संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि इस देश में राष्ट्र का स्वरूप लोकतांत्रिक ही होना चाहिए ताकि सरकार में आम लोगों की सहभागिता हो। संविधान संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित ऐसे समाजों के निर्माण की आशा की जाती है जिसमें हर नागरिक समान। अंग्रेज के शासन में हर नागरिक को समान अधिकार नहीं मिलता था। आजादी के बाद संविधान का निर्माण किया गया जिससे भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया गया जिससे हर नागरिक को समान अधिकार प्राप्त होता है। संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती हो तो उसे हम संघवाद कह सकते हैं। भारत देश में केंद्र सरकार, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकारें कार्य करती हैं। भारत में सभी स्तरों की सरकारें को विभिन्न मुद्दे पर फैसले लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र एवं राज्य सरकार को है। ये जिन मुद्दों पर कानून बना सकती हैं उसके लिए संविधान में 3 सूचियां दी गई है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची एवं तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में सुरक्षा, वित्त, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों में रखा गया जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषयों जैसे भूमि, कृषि, पुलिस आदि होते हैं जिस पर राज्य सरकार अपना कानून बनाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। जब इस सूची के विषयों पर समवर्ती सूची के विषयों पर किसी प्रकार का अगर मतभेद होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाता है। कभी कभी किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में अगर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर कर दे तो वह कानून उस राज्य में माना जाता है। भारत के सभी लोगों को इस कानून को नीतियों का पालन करना होता है। प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भी संविधान में ही किया गया है। अब आते हैं संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति विधायिका और कार्यपालिका के बीच के घनिष्ठ संबंध को कहा जाता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, वह पूरे मंत्रिमंडल और कैबिनेट के निहित में होता है। कार्यपालिका की शक्ति विधायिका से प्राप्त होती है। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। लोकसभा या राज्यसभा का ही कोई एक सदस्य प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का लोकसभा का सारा उत्तरदायित्व उसे देता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भारत में संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय यह है कि उसके कार्य क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य अंगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसी प्रकार इसी निष्पक्षता का मतलब है कि न्यायपालिका किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करेगी। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्त राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसका चयन राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता है। उन्हें शासन देने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के कारण से ही उसे हटाया जा सकता है।
सेकंड है उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों का नियुक्ति न्यायालय को होता है। सरकार या संसद इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं करता। सरकार या कोई संसद इस विषय पर कोई बातचीत नहीं करता है, इस पे कोई टांग नहीं अड़ाता है। तीसरा, न्यायाधीश पदमुक्त होने पश्चात सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है या अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। हालांकि इस प्रावधान का प्रायः उल्लंघन होता रहा है। पदमुक्त न्यायाधीशों को भी मंत्री, राज्यपाल या विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष आदि बनाया गया है। लास्ट है न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से देय होता है। न्यायाधीशों या कर्मचारियों का वेतन, उनका शुल्क एक निश्चित तिथि में दिया जाता है, लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकता। लेकिन जो संसद होता है इस विषय पर मतदान नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है? समाज में व्यक्ति के विकास के लिए पद्धति व्यवस्था में उसका अधिकार कहा जाता है। संविधान व्यक्ति को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है तथा उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। संविधान जहाँ लिखा गया उसमें भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। ये देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरक्षरता से बचाते हैं। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इससे बचने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। मौलिक अधिकार 6 है। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के खेल के मैदान में, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। राज्य देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। समानता का अधिकार उसे कह सकते हैं, हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी जाति या पाति से हो, सभी को समान अधिकार दिया जाता है। वह कोई भी धर्म या जाति या लिंग से हो, उससे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी जगह उसे समान अधिकार प्राप्त होता है। स्वतंत्रता का अधिकार, यह दूसरा है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रेस, मीडिया, झंडा तोलन जैसे अधिकार भी इसे अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी नागरिक किसी भी जाति से हुआ, किसी भी भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी भी भाग में आने जाने या रहने में अपना किसी भी व्यवसाय का कारोबार करने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है शोषण विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम का निषेध करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम धंधों से लगाना तथा मजदूरी करना अपराध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 14 वर्ष से किसी भी कम उम्र के बच्चों को काम धंधों में लगाना, मजदूरी कराना यह अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है और अपने धर्म का प्रचार या प्रसार कर सकता है, उसका भी अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, लास्ट है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी सांस्कृतिक विविधता या धार्मिक, भाषाई या कुछ भी को अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। अब है मौलिक कर्तव्य।
मौलिक तो पढ़ लिए, मौलिक क्या है, मौलिक कर्तव्य, इसका हम लोग कर्तव्य पालन कैसे करेंगे। हमारा संविधान देश के नागरिकों से कुछ कर्तव्यों के पालन की भी उम्मीद करता है। हमारा जो संविधान है वो देश में रहने वाले जनता नागरिकों से कुछ कर्तव्यों का पालन भी करने का उम्मीद करता है, जो देश के एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहला है, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। संविधान का जितने भी लाइन्स लिखे हुए हैं उनका आदर, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित है उन्हें हमें अपनाना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। भारत की संप्रभुता और उनकी हर एक धर्म की एकता को अक्षुण्ण रखना चाहिए, उसे कड़ी रखनी चाहिए। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। देश की जब कोई भी दिक्कत हो, कोई भी घटना हो तो उसे उसमें राष्ट्र सेवा करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण तथा महिलाओं के सम्मान का ठेस पहुंचने वाली प्रथाओं को त्याग करनी चाहिए। भारत में महिलाओं के सम्मान को जिस चीज़ से ठेस पहुंचती है उसका त्याग करना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसके परीक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है की रक्षा एवं उसका संवर्धन करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास भी करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर विकास और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां की ओर बढ़ा सके। माता पिता या संरक्षक को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य की शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। अब है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव होना। धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव होना। भारतीय संविधान सभी को अपना धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने को, इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी के एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म का समर्थन देता है। कोई भी राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता है, वह सभी धर्म को समान अधिकार देता है। भारत में विद्यालय, कचहरी, थाने और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों पर संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसका निष्कर्ष यह है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता है। कोई भी राज्य में ज़्यादा एक धार्मिक समुदाय किसी कम धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता है। एक ही धर्म के लोग उसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को दबा नहीं सकते। एक ही धर्म के लोग किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को उसे दबाव नहीं दे सकते हैं। राज्य किसी नागरिक पर ना तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। राज्य सरकार ना ही किसी नागरिक पर किसी खास धर्म को अपनाने के लिए दबा सकता है और ना ही लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता, आज़ादी को छीन सकता है। धन्यवाद।